Now special mentions Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय। इस विशेष उल्लेख के लिए अनुमति और सहमति देने के पश्चात मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, वो है पूर्णिया स्थित जूट एवं बनाना फाइबर क्लस्टर को सहायता देने की मांग। एमएसएमई मंत्रालय ने स्फूर्ति स्कीम के तहत परंपरागत रूप से विलुप्त हो रहे दस्तकारी और अन्य पारंपरिक कला से जुड़े कारीगरों को आगे बढ़ाने हेतु देश भर में कई क्लस्टर का निर्माण किया, जिनमें से एक बिहार के पूर्णिया स्थित जूट एवं बनाना फाइबर क्लस्टर, जो देश का सबसे बड़ा क्लस्टर है। इतने बड़े क्लस्टर को चलाने वाली एजेंसी को सरकार के द्वारा मुफ्त जमीन उपलब्ध करवाना चाहिए। परियोजना में नए मशीनों को जोड़ने एवं वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन, राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि इन कारीगरों के उत्पादों को सीधे क्लस्टर के माध्यम से अनिवार्य रूप से खरीद हो, ताकि अन्य लोग भी आकर्षित हो सकें। क्लस्टर के संचालक एजेंसी को बाजार में से ज़्यादा उत्पाद लाने हेतु 5 करोड़ तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था हो, ताकि निर्बाध रूप से उत्पाद बनाए जा सके। CSR स्कीम को क्लस्टर से जोड़कर इस स्कीम की कम से कम 40% राशि इन क्लस्टर के कारीगरों को व्यवसाय के एक्सटेंशन के लिए मिलनी चाहिए। इन सभी कारीगरों को 5 लाख जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिले। क्लस्टर को जिला मुख्यालय में कम से कम 5 एकड़ सरकारी जमीन मुहैया कराया जाए और अर्बन हाट स्कीम के तहत क्लस्टर को इसे बनाने और संचालन की जिम्मेवारी मिले, ताकि कारीगरों का अपना बाजार हो और उसमें किसानों के जैविक उत्पादों की भी बिक्री हो। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मनोज जी। माननीय श्री प्रसन्न आचार्य जी। Sir, special mention. Thank you, sir. Special mention. Sir, the state of Odisha is very rich in minerals, but still has underdeveloped region like the KBK. In very close proximity of the world-famous Hirakud Dam, the first engineering college of the state, that is the UCE Burla, was set up in 1956, and presently it has been a state unitary technical university named as VSSUT Burla since 2009 and has UGC recognition of 2F and 12F. The present student strength is 5,000 plus, and the top rankers of the state are preferring this university. It offers 11 UG courses, 34 PG courses, and 16 PhD programs. It has produced 30,000 plus alumni who are serving the nation and abroad in responsible positions. Sir, the institute is within the vicinity of industrial belt, mines, and other institutes of higher learning like Sambalpur University, Medical College, IIM, IIT, and NIT, and Agricultural University. It is well connected by road, rail, and air. The university has a total land of 500 acres and has a scope to become a multidisciplinary engineering research institute and mandated in the new education policy 2020. Many a time we have approached the MOE to upgrade it to a CFTI, and Government of Odisha has also recommended for the same. Under these circumstances, I request the central government to consider upgrading Bishut Burla to a CFTI in line with the Central Institute of Technology, Kokrajhar in Assam, to act as a catalyst to the socio-economic and overall development of the 17 underdeveloped districts of Western Odisha. Thank you, sir. धन्यवाद प्रसन्न जी। माननीय श्री अनिल देसाई जी। माननीय अनिल देसाई जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री संजय सेठ जी। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाकर बांग्लादेश की तर्ज पर इंसेंटिव देकर निवेशकों को बुलाना। माननीय सभापति जी, आज हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद दूसरे सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। 140 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और 6 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार उपलब्ध कराती है। आज ये इंडस्ट्री भारत की कुल जीडीपी का 2.3% कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 13% टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही करती है और भारत के कुल एक्सपोर्ट में इसकी 12% की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एशियन देशों के
साथ फ्री ट्रेड भी अलाउ किया गया है और साथ ही सरकार ने SFITP और TUFS में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रही है। इन सब के बावजूद भी आज बांग्लादेश हमसे आगे है, जबकि उससे अपार संभावनाएं हमारे यहाँ है। रॉ मटेरियल की उपलब्धता और मायने रखती है और इस मामले में भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। पूरी दुनिया में भारत कॉटन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाकर बांग्लादेश की तर्ज पर इंसेंटिव देकर निवेशकों को बुलाना चाहिए। पूर्वांचल में हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की पर्याप्त अवेलेबिलिटी है। घरेलू और निर्यात के लिए पूर्वोत्तर राज्य की भौगोलिक लोकेशन सबसे अच्छी है, जिसमें माल के आयात और निर्यात करने में सहूलियत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन करने का है, उसको हकीकत में साकार करने में बड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद संजय सेठ जी। ऑनरेबल श्री इलाम मारम करीम जी। Thank you, Deputy Chairman. Sir, the Union Cabinet had approved the closure of Kota Unit of Instrumentation Limited in 2016 and had accorded in principle approval for the transfer of its Palakkad unit in Kerala of Instrumentation Limited to the Government of Kerala. The Government of Kerala had constituted a high-level committee headed by Chief Secretary of the Government of Kerala to work out the modalities of transfer. Department of Heavy Industry was represented on the committee. Based on its deliberations, a tripartite memorandum of understanding was signed by the Government of India, Department of Heavy Industry, Government of Kerala, Department of Industry in the Instrumentation Limited on 16th November 2018. There is no visible progress in this matter till date. The whole transfer process is suspended due to the objection raised by Department of Heavy Industries for levying the value of the land in possession of Instrumentation Limited Palakkad unit. It may be noted that this land in possession of Instrumentation unit was given by the Government of Kerala at free of cost for establishing this industrial unit in the state. So it is quite unfortunate that the central government is asking the value of the land from Kerala government for transferring it. So the Heavy Industries Department should change its stand to levy the value of the land from Kerala government. In this scenario, I request the union government to do the needful for completing the transfer of Instrumentation Limited Palakkad unit to Kerala government at the earliest. Thank you, sir. धन्यवाद करीम जी। माननीय श्री कैलाश सोनी जी। माननीय उपसभापति जी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एम्स प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में मान्यवर मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है। इसमें महाकौशल एवं विंध्य प्रदेश बहुत बड़ी संख्या में जहां अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। महाकौशल पुराना गोंडवाना है, इसमें 8 जिले हैं। इसी तरह विंध्य प्रदेश में 7 जिले हैं। सागर संभाग में 6 जिले हैं। यहाँ श्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। सभी को क्षेत्रीय सुविधा संतुलन की दृष्टि से मध्य में जबलपुर पड़ता है। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ एम्स की व्यवस्था प्रारंभ किया जाना लोकहित की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। आपके माध्यम से भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ, जबलपुर में जो संभाग की कमिश्नरी भी है वहाँ एम्स की सुविधा शीघ्र प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महोदय, इस सदन में झारखंड में निवास करने वाले कुछ आदिवासी समुदाय को ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने के लिए माननीय मंत्री जी ने एक बिल पेश किया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ झारखंड में ही रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी कहलाने की योग्य हैं और इसी समुदाय के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो क्यों नहीं? आपकी जबकि इसी समुदाय के लोग का एक दूसरे से आपस में संबंध और शादी होता है, तो फिर इन लोगों को लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया?
मैं सदन के माध्यम से सरकार के आग्रह करना चाहता हूं कि उड़ीसा के झारखंड के सीमा में रहने वाले गांवों में पूरन भंजोपुरान तुमड़ापुरान समुदाय के लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार कदम उठाए। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Deputy Chairman, sir. My special mention is about the need to provide special financial package for handloom sector. Sir, the handloom sector is a crucial source of income with 21 lakh households deriving livelihood from it. It is also a symbol of empowerment for 87% of the handloom households are rural, 72% of the handloom workers are women, and 68% of the handloom workers are SC, ST and OBC, sir. But due to pandemic, the handloom sector has been facing fall in the demand, increase in unsold stocks and halt in production. This has badly affected the handloom weavers who have been unable to find work and support their families. The two factors have contributed to this financial crisis in the handloom sector. First, in the period between March 2020 and January 2022, the price of cotton and silk yarn has increased by 69%. Since raw materials like yarn are not available at reasonable prices, weaving has become financially unviable. Second, in the entire duration of pandemic, no specific social security benefits have been announced for protection of poor and vulnerable weavers. The handloom sector needs immediate financial assistance to boost its revival. Hence, I urge upon the government to provide special package of 25,000 crores for handloom industry, including subsidized yarn materials and social security measures for weavers, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. V. Sivadasan ji. Chair, sir, my special mention is proactive measures are required to address the digital divide for ensuring universal access to online education. In this modern period, the digital devices are the essential instrument for education, but millions of students are unable to use it because of their social and economic backwardness. In rural and Adivasi areas, huge number of schools are running without electricity. If electricity is not there, how can they use computer and other digital devices? The ISER 2021 report says that 74% of the children in India does not have the access to smartphone, and the percentage is even worse in the states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, which is below 20%. This is the state reality of rich-poor divide in the country. In Kerala, the government announced internet as a universal right and has initiated the Carephone project to ensure internet to everyone. It is a duty of the union government to ensure that every Indian should have access to free internet. The public sector companies like the BSNL has a great role to play here. The PSUs should be supported and government should use it as a tool to deliver free or subsidized broadband connection to poor families, which is also very essential for ensuring access to information. Thank you, sir. This is my special mention. माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास जी. So, my special mention is on access to reliable electricity for rural households. Sir, India's electricity access challenge is formidable. About 300 million people lack electricity, while an additional 100 million have less than 4 hours of electricity per day, and possibly several millions more suffer from unreliable supply of poor supply, and which leads to low interest among rural consumers, which further leads to low returns or revenues for DISCOMs, forming a vicious cycle. Decentralized renewable energy, which is usually small scale and generated close to the point of use, benefits entire households in many ways, maximizing the impact of clean energy.
In general, rural electrification is costlier than urban electrification due to high infrastructural, servicing and billing costs arising from low population density and low industrial or commercial needs. Additionally, decentralized renewables have immense potential for creating jobs, empowering entrepreneurship and enhancing livelihood opportunities for the rural communities. Adoption of local climate-friendly clean energy solutions can also help address the ongoing challenges of reliability, quality and affordability of energy in rural areas. Interventions such as large-scale adoption of decentralized renewable energy can make clean energy accessible to all while also meeting climate commitments. Supply-side concerns necessitate streamlined technology and policy pushes, whilst demand-side concerns can be addressed by focused interventions such as capacity building and facilitating access to funding. Empowering women who are often involved in agricultural activities with clean energy generation at the village level can truly improve energy access and advance livelihoods. I urge the government to take necessary steps in this regard. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री राम विचार नेताम जी। धन्यवाद महोदय। महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर को रेणुकूट व कोरबा रेल लाइन के माध्यम से जोड़ा जाना है। इस परियोजना हेतु 3 सर्वेक्षण किए गए हैं। अंबिकापुर से रेणुकूट व कोरबा रेल मार्ग को जोड़ने की मांग लगातार सरगुजा वासियों की रही है। कोरबा से रेणुकूट अंबिकापुर रेल लाइन विस्तार छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए वरदान साबित होगी। इस रेल लाइन के विस्तार से प्रदेश की राजधानी समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक रेल लाइन द्वारा सीधी पहुंच हो जाएगी। अंबिकापुर से रेणुकूट चौपन होते हुए इलाहाबाद, बनारस व राजधानी दिल्ली तक मुख्य मार्ग से जुड़ाव के साथ साथ बनारस होते हुए बिहार व पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर कोरबा बिलासपुर होते हुए उड़ीसा, महाराष्ट्र तक सीधी पहुंच होगी। महोदय, इस परियोजना के विस्तार से सरगुजा संभाग के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार में अत्यंत लाभ मिलेंगे। इस रेल लाइन के प्रारंभ होने से कुछ ही घंटों में सरगुजा संभाग के लोगों को एम्स, BHU, अपोलो, PGI की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी कर रहे उच्च शिक्षा के छात्रों को भी अधिक लाभ होगी। सरगुजा संभाग में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक खनिज, कोयला व बॉक्साइट मौजूद हैं। औद्योगिक केंद्र व प्लांट में यहाँ से खनिज सड़क मार्ग से भेजा जाता है, किंतु रेल विस्तार होने से कम खर्च व कम लागत में कम समय में परिवहन की सुविधा मिलेगी। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन केंद्रों का भी जुड़ाव होगा। धन्यवाद। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। देश में मेडिकल शिक्षा का ढांचा छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है। हर वर्ष लाखों छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं, पर देश MBBS की सीटें अपर्याप्त होने के कारण मेडिकल के छात्र विदेशों का रुख करते हैं। विदेशों से मेडिकल शिक्षा की खास बात यह है कि विदेशों में देश के मुकाबले सस्ती और सुलभ शिक्षा मिलती है। मेडिकल शिक्षा में देश में अवसरों की कमी के कारण देश का होनहार छात्र भारतीय संस्कृति और मान्यताओं से परे जाकर दूसरे देश में विभिन्न बाधाओं के बाद शिक्षा ग्रहण करता है। यह चिंता की बात है। भारत के बच्चे नेपाल, यूक्रेन जैसे विभिन्न देशों में जाकर मेडिकल शिक्षा ग्रहण करते हैं। देश में मेडिकल शिक्षा मध्यम वर्ग का बच्चा ग्रहण करने में आपको सक्षम नहीं पाता। एक तो कम सीटें, दूसरी अत्यंत महंगी। मध्यम वर्ग के लिए यह 2 ऐसी बाधाएं हैं जिसे वह निपट नहीं पाता। इसलिए मध्यम वर्ग के ज़्यादातर बच्चे छोटे छोटे देशों में मेडिकल शिक्षा लेने के लिए बाध्य होते हैं। सरकार से मेरी मांग है कि सरकार अविलंब मेडिकल शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करे और जितने मेडिकल छात्र
मेडिकल शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें सस्ती और सुलभ तरीके से मेडिकल शिक्षा मिल सके, जिससे देश के होनहार बच्चे विदेशों में जाकर मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य न हो। धन्यवाद रामनाथ जी। माननीय श्री राम जी, माननीय श्री राम जी, हाँ प्लीज। धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश में सदियों से गुलामी का जीवन जीने वाले दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को और वंचितों को संविधान में अधिकार देकर इन कमजोर वर्गों को लोगों को बराबरी का दर्जा देकर मुख्य धारा में लाए और इनकी सदियों की गुलामी को खत्म किया। इन संवैधानिक अधिकारों की वजह से दलितों, आदिवासी भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े और इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, जिससे आज इनके रहन सहन में सुधार हुआ। लेकिन देश में कुछ गंदी मानसिकता के लोगों को यह मंजूर नहीं और ये लोग ही पूरे देश में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। इसका कुछ ज्वलंत उदाहरण इस प्रकार हैं। राजस्थान में एक दलित नवयुवक जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ सिर्फ मूछ रखने पर और अच्छे कपड़े पहनने पर। अलवर में दलित नवयुवक को कार से कुचलकर मार दिया गया। ऐसे ही हनुमानगढ़ में दलित नवयुवक विनोद मेघवाल, जगदीश मेघवाल का मर्डर हुआ। भरतपुर में दलित युवक के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसे मार दिया गया। अलवर, धौलपुर, डीडवाना में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और यहां तक कि डीडवाना में लड़के की मौत भी हो गई। श्रीमान जी, ज्यादातर अपराधों में अपराधियों को सजा मिलती ही नहीं, इसलिए वहां पर दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी कहता है। अतः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने हेतु और भी ठोस कदम उठाए जाएं और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और श्रीमान जी, एक कंप्लेंट मेरी है बहुत छोटी सी। धन्यवाद राम जी। गौतम जी, माननीय संसद में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। श्रीमान जी, इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, कोई बात नहीं सर। आप माननीय श्री संभाजी छत्रपति राव, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, प्लीज।